कटौती और सरकारी आवास विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हां, हमारी सुरक्षा वापस ले ली गई। साथ ही नीतीश कुमार पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इशारे पर किया गया है। दरअसल एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र भेजकर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहने की अवधि को बढ़ाने का अनुरोध किया था। और उसके बाद ठीक 2 दिन के बाद देखिए लालू प्रसाद की तरफ से एक बड़ा बयान आता है। और क्या कुछ कहा है लालू प्रसाद ने, जरा वो भी सुनिए। तो सुना आपने, लालू प्रसाद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सुरक्षा कटौती पर लालू प्रसाद की प्रतिक्रिया आई और जब प्रतिक्रिया आई, बयान आया, तो उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा वापस ले ली गई। और सुरक्षा ले क्यों ली गई है, तो वजह उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बता दिया। सीवान के बाद पटना में एक बार फिर सीएम सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया। सीएम ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दी। सम्राट चौधरी ने कहा कि अपराधियों को या तो बिहार छोड़ना होगा या फिर शमशान घाट जाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने कहा कि एक तरफ यूपी में बाबा हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के सीएम शुवेंदु अधिकारी, और ऐसे में अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। सुशासन की सरकार में अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हॉस्पिटल उसमें भर्ती करने का काम किया, लेकिन जो अपराधी है उसको तो बिहार छोड़ना होगा, उसको कोई रोक नहीं। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथ, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को लाना है, वहां बैठे हैं, और यहाँ सम्राट चौधरी बैठा है। कोई माय का लाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराध करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को बिहार हर हाल में छोड़ना होगा। सीएम के इसी बयान का एनडीए के नेताओं ने जोरदार समर्थन किया है। अपराध करने का सोचेगा भी तो उसके बुरे परिणाम होंगे। इसलिए अगर अपराध करना है तो बाहर जाइए। और बाहर कहाँ जाइएगा? उधर उत्तर प्रदेश में योगी बाबा, और उधर दादा बंगाल में, इधर सम्राट जी। तो ये जो तीनों की जोड़ी है ना, भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए की सरकार चल रही है, वो वचनबद्धता के साथ काम कर रही है। तब तो उनको नेपाल जाना पड़ेगा या नेपाल से कहीं और जाना पड़ेगा। निश्चित अपराधी की कोई जगह नहीं है बिहार। बिहार जो रही है वो तपोभूमि रही। और ये जो नदियामा है, ये सबसे प्राचीन ऐतिहासिक धरती है। यहाँ से बुद्ध को भिक्षुओं का जाता था भोजन। सम्राट अशोक को भी दान यहाँ के लोगों के द्वारा होता था। इसलिए ऐसी जगह से उन्होंने ये चुनौती दी है, ये सबसे बड़ी बात है। तो अपराधियों को लेकर सीएम के इस बयान के बाद पुलिस भी एक्शन मोड में है। मुजफ्फरपुर से जहां देर रात मुजफ्फरपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें कुख्यात अपराधी घायल हो गया। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र निवासी अमित कुमार सिंह को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है। उसे हिरासत में लेकर इलाज के लिए एसकेएमसीएच में भर्ती करवाया गया। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कैसे अपराधियों के ऊपर पुलिस का एक्शन तबातोड़ चलता हुआ। जानकारी के मुताबिक अमित कुमार सिंह मुशहरी थाना क्षेत्र के रोहुआ में हुए जमीन कारोबारी अंकित रंजन हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और इसी मामले के बाद से पुलिस उसकी तलाश में थी। पुलिस देर रात भटौलिया पुल के पास पुलिस वाहन जांच अभियान के दौरान 2 संदिग्ध बाइक सवार को रोकती है। रोकने का इशारा करने के बावजूद दोनों की तरफ से
यहां फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें 2 गोलियां पुलिस वाहन को लगी और इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की और अमित कुमार सिंह इसमें घायल हो गया और उसका एक दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार। पुलिस ने मौके से एक पिस्टल, कई खोखे बरामद किए हैं। फरार अपराधी की तलाश इस वक्त जारी है। जून को रात्रि में 2:30 बजे के आसपास मुशहरी थाना अंतर्गत भटौलिया मोड़, वहाँ पुल है, पुल के समीप विशेष वाहन जांच चल रही थी। थाना प्रभारी मुशहरी और बेला मौजूद थे। तो एक मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति काफ़ी तेजी से भाग रहा था। उसको इंटरेक्ट करने पे वो नहीं रुका, तो उसके पीछा किया गया और खदेड़ने पर वह वाहन असंतुलित होकर गिर गया और संदिग्ध लोगों द्वारा पुलिस को फायरिंग की गई। 3 राउंड फायरिंग हुई। तो चेतावनी के बाद आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया और एक व्यक्ति फरार हो गया वहाँ। तो वहीं आरा में पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया। पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बिलौटी गांव में आरोपी को पकड़ने के लिए पहुंची हुई थी, तभी उसने टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने देखिए आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया और दोनों पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। बता दें कि आरोपी पिछले 24 घंटे से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और लगातार पुलिस को चुनौती दे रहा था। इस पर थाना अध्यक्ष पर पिस्टल तानने और पुलिस की टीम पर फायरिंग करने का आरोप है। घायल आरोपी को इलाज के लिए फिलहाल आरा सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया और पुलिस इस वक्त आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भोजपुर जिले में पिछले 24 घंटे से ज्यादा समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बने आरोपी को पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत हाफ इनकाउंटर में घायल किया है। पुलिस पर फायरिंग करने के बाद जैसे ही आरोपी ने भागने की कोशिश की, पुलिस ने घेराबंदी करके मोर्चा संभालते हुए उसका आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें उसको 3 गोली लगी, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। वहीं घटना के बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में आरा के सदर अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है, जहां की स्थिति उसकी गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि लगातार आरोपी भरत तिवारी के द्वारा पुलिस को चुनौती दी जा रही थी और पुलिस पर फायरिंग की जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए उसका हाफ एनकाउंटर में उसको घायल किया है। वहीं जो आरोपी है उसका इलाज पुलिस अभिरक्षा में आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। इसमें देखिए पूरे सदर अस्पताल को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बताते चले कि आरोपी के द्वारा लगातार पुलिस को चुनौती दी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने उसकी चुनौती को स्वीकार करते हुए ऑपरेशन लंगड़ा अभियान के तहत उसको घायल किया है और 3 गोली आरोपी को लगी है, जिसका कि इलाज अभी आरा के सदर अस्पताल में चल रहा है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने विपक्षी एकता को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी को हराना है तो सभी सहयोगी दलों को कांग्रेस के नेतृत्व में एकजुट होना चाहिए। बिहार की राजनीति और नेतृत्व के सवाल पर उन्होंने कहा कि केवल मजबूत होने का दावा करने से चुनाव जीता नहीं जाता है, इसके लिए व्यापक समर्थन जरूरी है। इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े होने लगे हैं और विपक्ष कह रही है कि इंडिया गठबंधन बचा नहीं। वहीं तमाम जो इंडिया गठबंधन के जो अलायंस है वो मर्जर की बात करने लगे हैं। समय आ गया है। अगर आपको महात्मा गांधी की सोच है, अंबेडकर का जो संविधान है, अगर उसको बचाना है, एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, आईटी, मीडिया है, अब तो एमपी एमएलए को बचाना है, तो आपको एक होना पड़ेगा। आज समय आ गया है, सब एक छतरी के नीचे आए, कांग्रेस के अम्ब्रेला के नीचे आए, एक कार्यक्रम देश भर में चले। कम से कम आप मर्जर नहीं कर सकते हैं तो अलायंस का मतलब क्या होता है कि अभी से अलायंस होना चाहिए। यहां पर क्या होता है, आरजेडी का अलग कार्यक्रम चल रहा है। जब हम साथ में मिलके अलायंस में चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के वक्त अलायंस नहीं होता है, वो सीट एडजस्टमेंट होता है। तो वो तो नहीं मजबूत हैं, सब कोई अपनी अपनी जगह मजबूत हैं। आज बंगाल से सबको सीख लेना पड़ेगा। ममता दीदी भी बंगाल में सबसे मजबूत थी। क्या स्थिति हो रहा है? कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो जैसे ही कांग्रेस की तरफ से सहयोगी दलों के विलय वाला बयान आया, बिहार की राजनीति गरमा गई है। बीजेपी जेडीयू नेताओं ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इसे विपक्ष की बेचैनी और राजनीतिक भ्रम का संकेत बता दिया। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ रही है, उन लोगों के खिलाफ रही है
जिन्होंने लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की है और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी सबको एक साथ होने की सलाह दे रही है। कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र के पक्ष में कभी भी नहीं रही है। हमेशा उनके पार्टी के व्यवस्था में भी राजतंत्र ही है। इसलिए अब बयान दे रही है कि क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस में मर्ज कर जाना चाहिए। क्या ये लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कायम रखने का ये कोई तरीका हो सकता है क्या? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को बेनकाब करने के लिए एक सोच के साथ आगे बढ़ने की नीति नहीं होगी और जिसका जहां पर नेतृत्व है उस नेतृत्व को स्वीकार करके समन्वय और एक दूसरे के प्रति परस्पर सहयोग और सम्मान का भाव लेकर के इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ न सिर्फ चुनाव मैदान में बल्कि संघर्ष और आंदोलन में भी एक साथ खड़े होकर के जनता के बीच संदेश देना होगा। तो ऋषि मिश्रा के बयान पर बीजेपी एमएलसी संजय मयूख ने कहा कि उस अम्ब्रेला में जिसकी चर्चा ये कर रहे हैं उसमें 76 छेद हैं, जिसकी बात इनकी तरफ से की जा रही है। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस ही विलीन होने वाली क्षेत्रीय दलों में, क्योंकि कांग्रेस से हर पार्टी वहां बड़ी है। असल बात ऋषि जी को पता ही नहीं है कि इस अम्ब्रेले में 76 छेद हो चुके हैं। मेरा तो स्पष्ट मानना है कांग्रेस जिस तरह से आग्रह कर रही है, मुझे लगता है कि कांग्रेस से हर पार्टी वहां बड़ी है और कांग्रेस ही विलीन हो जाने वाली है क्षेत्रीय दलों में। और बड़ी खबर इस वक्त मधुबनी से, जहां आतंकी का एक बड़ा खुलासा सामने है। एटीएस की पूछताछ में आतंकी की तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, पाकिस्तानी हैंडलर्स को भारतीय सिम पहुंचा रहा था। यह आतंकी युवाओं को आतंकी गतिविधियों से जोड़ रहा था। मधुबनी से पकड़े गए आतंकी से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा सामने, अलग अलग पहचान पत्र और आधार कार्ड से ये सिम खरीद रहा था और जुगाड़ के सिम को नेपाल के एजेंट से भिजवाने का काम ये कर रहा था पाकिस्तान। सिंडिकेट चलाने के लिए कई बार ये शख्स खुद नेपाल भी गया। और हमारे साथ इस बड़ी खबर पर शिवकांत आचार्य ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, क्या जानकारी मिल रही है? क्योंकि अगर इस जो खुलासे की बात सामने आ रही है तो इस शख्स के नेटवर्क में और भी लोग रहे होंगे, क्योंकि ये अकेला शख्स सिम खरीद रहा है, आधार कार्ड का इस्तेमाल कर रहा है और नेपाल तक पहुंचा रहा है। ये संभव नजर नहीं आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। एक व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं है। दरअसल एटीएस को एक सूचना मिली थी कि संदिग्ध आतंकी जो है राजधानी भोपाल में मौजूद है, फराज जिसका नाम बताया जा रहा था, जिसके बाद एटीएस ने दबिश दी और फराज को अपनी गिरफ्त में लिया। जब फराज से पूछताछ हुई तो उसने एक नईम नाम के अपने साथी पेडलर का नाम बताया, जिसके बाद एटीएस पहुंचती है नईम के पास। अब नईम को जब जैसे ही एटीएस ने अरेस्ट किया, नईम से जानकारी मिलती है कि बिहार के मधुबनी का नूरे मोहम्मदिया नाम का एक मदरसा है, जिसमें एक शिक्षक है इजहारुल नाम का जो एक शिक्षक है, वो भी इनके सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है और जो युवाओं का, लड़कों का, जो नई उम्र के लड़के हैं खासतौर से, उनको ब्रेन वॉश करने का काम करता है। अब जब इजहारुल को गिरफ्तार किया एटीएस ने और जब पूछताछ शुरू की तो कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें पता चला कि इजहारुल जो है बिहार के ही कई अलग अलग जिलों से, जैसे मैं आपको नाम बताऊं कि भागलपुर, बांका, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, मधुबनी से सिमें खरीदता था और इन सभी सिमों को लेकर नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भेजता था। और कई बार इस सिलसिले में नेपाल भी गया इजहारुल और वहां से अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग किया। जो इनके आका पाकिस्तान में बैठे हुए हैं वो उन्हीं जो भारत की सिमें हुआ करती थी उनसे कांटेक्ट करते थे, व्हाट्सएप के थ्रू कॉलिंग होती थी, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाते जहां से कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए निर्देश दिए जाते थे। उनको निर्देश दिया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को, लड़कों को जोड़ना है और अपने ग्रुप में शामिल करना है। तो अभी तक कह सकते हैं कि शिवकांत, तब तो सवाल ये उठता है कि इस शख्स ने अभी तक कितने युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग दी है,
क्योंकि वो सारे इन्फ्लुएंस हुए होंगे इनसे, और वो कहाँ है इस वक्त, इन्हें खोजना, इन तक पहुंचना भी अब एजेंसियों के लिए एक चुनौती होगी। अब बिल्कुल सही कहा आपने, एजेंसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्योंकि ये केवल बिहार तक नहीं सीमित नहीं है। भोपाल में फराज बैठा हुआ है, फिर नईम को उत्तर प्रदेश से पकड़ा जाता है, उत्तर प्रदेश का नईम बिहार के इजहार का नाम बताता है, जिसके बाद आज ही एक और जो है सूचना मिली है एटीएस ने, जब जो नईम को 4 दिन के लिए रिमांड पर लिया है, कि उसके भी मोबाइल में कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं जो अलग अलग लोगों से संपर्क करता था, बातचीत करता था, उनको जो इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराता था। अब उसके बाद एटीएस अब यूपी भी जाने की तैयारी कर रही है। मतलब कह सकते हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार सभी जगह पर इनका नेटवर्क फैला हुआ है, इनके लिए लड़के काम कर रहे हैं। अब एटीएस एक एक करके सभी को अरेस्ट कर रही है, पूछताछ में नई खुलासे हो रहे हैं, और अब देखना यह होगा कि आखिर इनका नेटवर्क, इनका जाल कितना फैला हुआ था और कितने युवाओं को इन्होंने ब्रेन वॉश करके अपने संगठन में जोड़ रखा है, जिसके लिए ये देश में अस्थिरता, अशांति और जो आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए उपयोग कर सकते थे। बिल्कुल शिवकांत, चूंकि जिस कोचिंग क्लासेस के थ्रू बच्चों से ये इंटरेक्शन कर रहे थे, उनके साथ जुड़ रहे थे और फिर उनका माइंड वॉश किया जा रहा था, वो बच्चे छोटे हैं, उनका बौद्धिक विकास भी इस स्तर का नहीं होगा कि वो ये समझ पाए कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन किसी को आभास नहीं हुआ कि आखिर इस तरीके से बच्चों का ब्रेन वॉश हो रहा है। दरअसल मैंने आपको नूरे मोहम्मदिया नाम का मदरसा है, और मदरसे में सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि धर्म की शिक्षा दी जाती है, बाहरी लोगों का जाना आना जाना नहीं होता था। इसलिए नईम और फराज ने इजराहुल को सबसे सेफ अपने लिए जो है एक पैडलर के तौर पर चुना, अपना कैंडिडेट के तौर पर चुना, क्योंकि वो शिक्षक है और वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस, उनसे युवा वहाँ जो मदरसे में पढ़ने वाले लड़के बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और वो अपने नेटवर्क के थ्रू और अन्य मदरसों में या अन्य दूसरे संस्थानों में जो उनके संपर्क में आने वाले लड़के हैं उनको कर सकता है और ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क फैला सकता है। जिस तरीके के मैंने आपको नाम जिलों के नाम बताए हैं, 5 से 7 जिले ऐसे बिल्कुल, और ज्यादातर सीमांचल के इलाके भी इसमें शामिल नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिवकांत इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे दूसरी बड़ी खबर की तरफ। नालंदा से खबर आ रही है, जहां बस में अचानक से करंट आने से हादसा हुआ है। बस में सवार मजदूर दंपति की मौत हो गई है। 5 मजदूर करंट लगने से झुलस गए हैं, जो जानकारी इस वक्त प्रारंभिक आ रही है। पावापुरी थाना इलाके की यह घटना, जहां नालंदा में 5 मजदूर करंट लगने से झुलस गए। तो एक दंपति की मौत भी हुई है। बताया जा रहा है कि बस में अचानक से करंट आ गया और जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक एक दंपति की जान जा चुकी थी। मजदूर दंपति ये बताए जा रहे हैं जो उस वक्त बस में सवार थे। 5 मजदूर झुलसे भी हैं, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। अब डॉक्टरी इलाज चलता हुआ इन सभी का, लेकिन बताया जा रहा है कि बस में अचानक से करंट आ गया और इसी वजह से ये मजदूर इसकी चपेट में आते हैं और एक दंपति की मौत हो गई है। पावापुरी थाना इलाके की एक घटना, और जिन्होंने अपने लोगों को खोया है वो परिजन यहाँ पर परेशान नजर आए और बस में ये हादसा हुआ जहां मजदूर दंपति की जान चली गई करंट आने से। और पटना से बड़ी खबर, जहां भीषण आग से हड़कंप मच गया। 3 गाड़ियां जलकर इसमें खाक हो गई हैं। बिलदारी चक इलाके में इस हादसे के बाद से अफरा तफरी मच गई। अचानक से आग लगने से लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, किस तरीके से आग के गोले में तब्दील होती हुई नजर आई है पूरी बस। तीनों गाड़ियां जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। अगली बड़ी खबर बाढ़ से, जहां बुजुर्ग महिला की संदिग्ध मौत हो गई। पुलिस हिरासत में बेटा, बहू समेत 5 लोग और बेटी और ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। कृष्णा देवी की मौत की जांच इस वक्त पुलिस की तरफ से चलती हुई। मामला दर्ज कर पुलिस तहकीकात की बात कह रही है। मोकामा थाना के कन्हाईपुर गांव की यह घटना है। वृद्ध महिला का शव बरामद हुआ है उनके घर से। उनके घर पे जो है शव को जो है देखने के उपरांत ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी जो है गला दबाने से या गला
गला को खींचने से उनकी मृत्यु हुई है, ऐसा प्रतीत होता है प्रथम दृष्टया। हम लोगों ने एफएसएल की टीम को बुलाया है फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट करने के लिए। साथ ही घर पे जितने भी लोग थे अभी फिलहाल सबको डिटेन किया गया। और अब बात करेंगे सीतामढ़ी की, जहां सहियारा थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव में हुए मंतूरनी देवी हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने कहा कि मृतका का बेटा सत्येंद्र महतो अपनी मां के साथ सोशल मीडिया पर रील बनाता था। इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी सिकंदर महतो की पत्नी से हुई और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं। आरोप है कि बाद में एक आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने का विवाद गहरा हुआ और इसी रंजिश में सिकंदर महतो ने साथियों के साथ मिलकर मंतूरनी देवी की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की तरफ से।